स्वागत है आपका मेरे 12th बायो के नई वीडियो में। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिवीजन के लिए बनाया है। आपके बायो सिलेबस में कुछ टॉपिक जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें ज़रूर रिवाइज कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन से वो टॉपिक। पहला पार्ट जो है आपका जीओ में जनन, तो उसमें से कुछ एबिसिड टाइप के प्रश्न जो है आपके आ सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट, अमीबा तथा पैरामीशियम में द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन द्वारा जनन होता है। तो दोनों जो है वो एक कोशिक जीव हैं और इनमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। विषम परिस्थितियों में अमीबा पुटी बनाता है, जिसे पुटी भवन भी कहते हैं, और अनुकूल परिस्थिति होने पर फिर ये बीजाणु जनन द्वारा जनन करता है। अगला पॉइंट, पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा, हाइड्रा में कलिका द्वारा तथा स्पंज में जैम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला टॉपिक, एक सेब का आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो फल हम दो प्रकार के बोल सकते हैं, आभासी फल और सत्य फल। तो सत्य फल जो होता है साधारण तौर पर वह सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है। तो अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है सामान्य तौर पर, परंतु कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों से फल विकसित हो सकते हैं, जिसे हम आभासी फल कहते हैं। जैसे कि सेब में फल का विकास पुष्पासन या थैलेमस से होता है। तो ये उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया है। सेब के अलावा और भी फल हैं, जैसे लीची है, अनानास है, उनमें भी आभासी फल बनते हैं। तो ये चित्र भी आ सकता है, तो इसे भी आप जो है रिवाइज कर लेना। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन क्यों कहा जाता है? तो आकारकीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। अगला, विपुसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की क्रिया का विपुसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है। इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की नस्ल बनाने में किया जाता है। तो इसमें जो है पौधा जो है वो स्वपरागण नहीं कर पाता और उसको कृत्रिम रूप से परपरागण ही करवाया जाता है। असंग जनन क्या है? कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इसकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की थी। परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए, चित्र बनाइए। तो परीक्षार्थ संकरण जो है इसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। मेंडल के नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब F1 जीव या F1 संतति का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से किया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहते हैं और इसका अनुपात 1:1 होता है। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। या सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। सर्वप्रथम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तत्पश्चात डीएनए रज्जुक अलग होकर सांचे के समान कार्य करने लगते हैं और उन पर फिर एमआरएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। स्थानांतरण या ट्रांसलेशन क्या है? तो एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहलाता है और ये क्रिया जो है राइबोसोम पर होती है। सर्वप्रथम एंजाइम व एटीपी द्वारा अमीनो अम्लों का सक्रियकरण होता है। सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए पर स्थानांतरित होते हैं एवं संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं और टीआरएनए अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है। दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो आवर्तबीजी पौधों में आपको पता है कि एक परागकण के जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका संयोजित होता है जो भ्रूण को बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक संयोजित होता है जो आगे चल के भ्रूणपोष बनाता है। क्योंकि यहाँ पर आवर्तबीजी पात्र में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट, मलेरिया रोग के बारे में। तो मलेरिया रोग आपको याद होगा कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और इसकी कई प्रजातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है उसके द्वारा जो मलेरिया है वो ज़्यादा हानिकारक होता है, दुर्गम प्रकार का होता है और ये घातक होता है। इसके संक्रमण के कारण रक्त कोशिकाओं में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। एस्कैरियोसिस, तो ये रोग आंत्र परजीवी एस्कैरी से होता है। इस रोग के लक्षण हैं रुधिर स्राव, पेशी पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, आंत्र का अवरोध आदि।
और इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के द्वारा बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियों आदि से होता है और इसके लक्षण है एनीमिया, दस्त और पेट में दर्द आदि। कभी कभी ये जो लार्वा जो है ये अन्य अंगों को भी क्षति पहुंचा सकता है। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये धीमी होती है परंतु प्रभावशाली होती है और इसमें लंबा समय लगता है। इसमें शरीर को किसी अन्य प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये पूरे जीवन भर कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर मानव में चेचक का रोग हो गया है तो उसके शरीर में धीरे धीरे उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है। दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षा सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, मतलब टीके के रूप में, तब इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये तुरंत राहत पहुंचाती है। इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे बुखार, सिर दर्द आदि। और उदाहरण के लिए मानव में काली खांसी, टेटनस, रेबीज, पोलियो आदि का टीकाकरण किया जाता है। मधुमक्खी द्वारा निर्माण किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम लिखें। मधुमक्खी पालन को मौन पालन भी कहते हैं और शहद और मोम के लिए इसका पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जंगली झाड़ियों, फलों के बगीचों, लहलाती फसलों के बीच में किया जा सकता है। ये आसान है, विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती और एक कुटीर उद्योग है और मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। शहद का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। मोम का उपयोग कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा पॉलिश तत्व उद्योगों में किया जाता है। पुष्पीकरण के समय यदि मधुमक्खी छत्तों को खेतों में रख दिया जाता है तो इससे पौधों में परागण की क्षमता बढ़ती है, मतलब ये फसल के लिए भी लाभदायक है। अगला, प्रतिकृतियन का उद्भव क्या है? यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जब भारी डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब प्रतिकृति कर सकता है। एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में सामान्यतः एक प्रतिकृतियन स्थल होता है जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में एक से अधिक प्रतिकृतियन स्थल पाए जाते हैं। बायोरिएक्टर क्या है? तो बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतु, मानव कोशिकाओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से इसमें पदार्थ जो है बनाए जाते हैं और इसमें तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य है। पारितंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप उत्पादक ही कर सकते हैं और उत्पादक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थ संचित करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तरों उपभोक्ता जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में गमन करती है और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा सीधा होता है। आनुवंशिक रूपांतरित फसलों या जीएमओ फसलों के लाभ तथा हानि। तो आनुवंशिक रूपांतरित फसलें जो हैं इनके द्वारा उत्पादकता की दर में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है इस प्रकार की फसलों से। और आनुवंशिक रूपांतरित फसलें जो हैं प्रतिकूल परिस्थितियाँ, सूखी, अत्यधिक ठंड आदि को सहन करने की क्षमता होती है और आनुवंशिक रूप से ये रूपांतरित पौधों में रोग होने की संभावना भी कम होती है या रोग के प्रति इनमें प्रतिरक्षा होती है। हानि, कई बार हानिकारक जीन के प्रविष्ट होने के कारण ये फसल जो है वो खराब हो जाती है और आनुवंशिक रूपांतरित फसलों से एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है और ये थोड़ी सी महंगी भी होती हैं। तो ये इसकी हानियाँ हैं। किसी 4 यौन संचारित रोगों के नाम, उनके कारणों का लिखिए। तो यौन संचारित रोग आप लिख सकते हैं: एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, ट्राइपेनियम पैलिडियम और गोनोरिया नाइसेरिया गोनोराई। तो चारों जो है वो यौन संचारित रोग हैं। इसके अलावा कुछ चित्र भी आपको याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं, जैसे लघु बीजाणुधानी का, इसकी जो भित्ति है सबसे बाहरी एपिडर्मिस या अंतस्त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, मध्य परतें, फिर अंदरूनी परत टैपिटम और इसके बीच में है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जिनसे बाद में लघु बीजाणु बनते हैं। टैपिटम के क्या महत्व है ये भी आपको ध्यान रखना है। टैपिटम जो है वो पोषण करती है लघु बीजाणुओं का
और साथ में ये परागकणों के ऊपर स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का जमाव भी करने में मदद करती है। इस प्रकार से परागकण का चित्र, परागकण जो है 2 कोशिकाओं का बना होता है। विकसित परागकण काय कोशिका और जनन कोशिका। काय कोशिका आकार में बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। जनन कोशिका में बाद में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक बनते हैं। भ्रूणकोश का चित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। भ्रूणकोश में एक तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासात कहते हैं इसको, बीच में ध्रुवीय केंद्रक, और दूसरी तरफ है इसमें 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका। तो ये माइक्रोपाइल की तरफ है और ये निभाग की तरफ है। इसी प्रकार डीएनए का प्रतिकृतिकरण, इसका भी रेखा चित्र आप बना सकते हैं। जैसे डीएनए का एक रज्जुक जो है वो 5 से 3 दिशा है, दूसरा 3 से 5 दिशा है, और जो 5 से 3 वाला जो टेम्पलेट है उस पर इस प्रकार से 3 से 5 वाला जो है उस पर 5 से 3 दिशा में डीएनए जो है वो बनता है। उसका निर्माण सतत होता है, परंतु दूसरी जो श्रृंखला है इस पर 5 से 3 डायरेक्शन में डीएनए बनता है। ये खंडों के रूप में बनता है जिसे ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। तो डीएनए का डुप्लीकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण जो है डीएनए का, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप रिवाइज कर लेना। PBR 322 का चित्र भी आ सकता है। प्लाज्मिड है, ये कोलाई में पाया जाता है। तो ये एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकॉन है, रोप है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। और ये इसके जो जीन है PB2, SAL, BMH1, HIND, तो ये सब आपको याद कर लेना। इसका चित्र भी आ सकता है। तो इस तरह से मैंने इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाले हैं रिवीजन के, तो वो भी आप ज़रूर रिवाइज कर लेना। और इसके बाद भी मैं एक ABCD के ऊपर वीडियो डालने जा रही हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगा। और आप जो तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।